जैसे खड़ी बोली पहला महाकाव्य कार पूछे तब भी हरिओं, और खड़ी बोली कि पहला महाकाव्य पूछे तो प्रिय प्रवास। तो वो तो एक ही प्रश्न में छिपा हुआ दूसरा उत्तर। अब ये एक हिंदी हो गया। अब हम खड़ी बोली ले आते हैं इसी जगह पे। इसके नीचे लिखिए खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कोई सवाल कर दूं? नहीं सर, सब लोग हंस रहे थे कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। जब आप पढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ वो बोलते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। उसके नीचे आते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना ब्रैकेट में आचार्य शुक्ल लिख लीजिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार, मतलब अगर इस सवाल को ये पूछ ले कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, या उनको हटा दे तो डायरेक्ट कर दे खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना डैश करके चंद छंद वर्णन की महिमा गंध। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना ब्रैकेट में आप आचार्य शुक्ल डाल लिए, ठीक। चंद छंद वर्णन की महिमा कविगण। अब फिर यहाँ पे एक सवाल, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना। हाँ लिखो लिखो, इसे लिखो। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना आबलिक करके लेखक, चाहे लेखक पूछे तो रामप्रसाद निरंजनी, रचना पूछे तो योग। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना आबलिक लेखक। तो पहले रचना लिखे हैं तो योग वशिष्ठ। आप ध्यान दीजिए कि कई जगह ये भाषा योग वशिष्ठ मिलती है और कई जगह भाषा हटा के केवल योग वशिष्ठ मिलती है। तो ऑप्शन में आपको जो भी मिल जाए, शुक्ल जी में ये योग वशिष्ठ भी मिलती है, ठीक। तो पहले आपने लिखा है ना कि प्रथम प्रौढ़ रचना, तो लिखेंगे योग वशिष्ठ ब्रैकेट में 1741, उसकी डेट भी डाल लीजिए, और आबलिक लेखक में रामप्रसाद निरंजनी। अब लास्ट पॉइंट नीचे आ जाइए, खड़ी बोली गद्य के प्रवर्तक। सबसे लास्ट में लिखिए खड़ी बोली गद्य, या आबलिक कर लीजिए उसमें आधुनिक गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली गद्य आबलिक आधुनिक गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर नीचे आइए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ये चीजें अगर अलग अलग लिखोगे तो कंफ्यूजन का कारण बनेगी। खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली गद्य कह रहे हैं, देखिए खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, गद्य सॉरी उसको हटा दीजिएगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि। और अब इसमें ये भी छिपा हुआ है कि खड़ी बोली के पहले मतलब महाकाव्यकार। ये प्रश्न अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक आध दो पॉइंट और है, छोटे छोटे लिखिए।
गद्य लेखन को प्रभावित करने वाले हिंदी गद्य लेखन को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख आंदोलन थे। दो प्रमुख आंदोलन थे, ईसाई मिशनरियां और आर्य समाज आंदोलन। ईसाई मिशनरियां और आर्य समाज आंदोलन। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रारंभ। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रारंभ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्रैकेट में सन 1800 से मानी जाती है। पॉइंट यहाँ और लिखने लायक था, उसको कहाँ लिखते हैं? चलिए वो पॉइंट अलग लिखेंगे भी, उसमें वो पॉइंट वही है, वो यूजीसी में पूछा भी गया है, अभी नोट नहीं करना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का जो सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान है वो क्या था? जब हिंदी सर जो है यहाँ काम करती भाषा वाली इसको लेकर के वहाँ बोली का उत्थान हिंदी का उत्थान कर वहाँ से सर जो आंख में निशाना किसी का नहीं है, सबको पेड़ पौधे ही दिख रहे हैं। और इस प्रश्न की चर्चा कई बार हुई है कि इससे भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। साहित्य में हमेशा आसपास जब कविता की व्याख्या करो तब मंडराने की गुंजाइश है। जब आप सीधे तथ्यात्मक सवालों का जवाब देते हैं तो बात पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से सबसे ज्यादा योगदान ये हुआ कि अभी लिखवाएंगे इसको हम कि भारतीय भाषाओं में जितनी भारतीय भाषाएं थी गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला, और उसी का एक हिस्सा थी अपनी हिंदी। ठीक, ये यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल, डॉक्टर नगेंद्र में पेज संख्या सहित अभी हम लिखवा देंगे। लेकिन ये है कि जब ये सवाल, इसीलिए कहते हैं क्लास में भी इतने सारे सवालों की चर्चा होती है कि अगर वो वहीं दिमाग पे स्थिर रह जाएं तो तभी बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ हो सकता है। ठीक, चलिए हम लोग खड़ी बोली गद्य के आरंभिक लेखकों के बारे में लिखते हैं। हेडिंग डालते हैं खड़ी बोली गद्य के आरंभिक लेखक। दो, चार, 5, 6, 7 लोगों की लिखा है हमने बस। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक लेखक। तो एक तरह से जब आप गद्य के बारे में चर्चा करेंगे तो आप अपने दिमाग पर ये प्रेशर डालिए कि जब हम गद्य की बात करें तो हम आधुनिक गद्य से नहीं, आदिकालीन गद्य, भक्तिकालीन गद्य, रीतिकालीन गद्य, फिर आधुनिक काल का प्रारंभिक
गद्य। आपके सवाल वहां से शुरू होने चाहिए, ठीक। कि 4-6 रचनाएं वहां की, फिर 3-4 यहाँ की हैं आधुनिक काल में, फिर अगहन वैशाख जोड़ के यहाँ आ जाइए रीतकालीन गद्य में, और फिर यहाँ ये एक सीरियल बनेगा प्रश्नों का। गद्य से सवाल अगर आप बनाते हो, कहाँ जाओगे? आपके जाने का रास्ता वहीं तक है, उससे ज्यादा आप जा नहीं सकते हो। पहला नाम लिखते हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। अब रचना में एक ही है, योग वशिष्ठ। हम फिर इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं अगर भाषा योग वशिष्ठ मिल जाए तब भी वही है। शुक्ल जी में ये जो है योग वशिष्ठ मिली है, तो आपको कहीं नगेंद्र में पढ़ेंगे तो भाषा योग, कहने का मतलब यह है कि योग वशिष्ठ आप लिख भाषा योग वशिष्ठ लिख सकते सीधा सीधा। आप कंफ्यूज ना हो कि योग वशिष्ठ आई तो भाषा नहीं बताए थे, भाषा आई तो योग वशिष्ठ नहीं। सन भी लिखिए 1741, 1641, 1741, 1841, 1941, सब में एक एक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। कथानक 1641, योग वशिष्ठ 1741, 1841 में क्या मिली थी? 1841 में कुछ मिला था नहीं, 1600 है वो। 1941 वो सर श्याम सुंदर दास की आधुनिक श्याम सुंदर दास तो 1941 में है। एक तरंगिनी 1541। हम 1800 बात करें, 1500 मिल गई, 1600 मिल गई, 1700 मिल गई, 1900 मिल गई, 1841 बच गई बीच में। चलिए कम से कम 4 सवाल तो मेरे पास है, 1541, 1641, 1741, 1941, ठीक। 4 सवाल तो हमारे दिमाग में कम से कम ये हैं ही। चलिए, अरे तो खोजो ना, सब हमें मतलब खोजेंगे, अब दिमाग है इसमें नहीं काम कर रहा, लेकिन कुछ मुझे लग रहा कि मिला था और पढ़ते समय मिल जाएगा। अब इनसे हमने 3 पॉइंट नोट किए हैं जो प्रश्न की गुंजाइश यहाँ तक है। तो पहला लिखिए, यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया है। यह का मतलब क्या? योग वशिष्ठ। रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित, यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग एक बार नोट कर चुके हैं, फिर यहाँ सेकंड बार नोट करेंगे। आचार्य शुक्ल ने इसे खड़ी बोली गद्य की, आचार्य शुक्ल ने इसे खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना माना है। ये सवाल सबसे ज्यादा गुंजाइश है पूछने की, शुक्ल वाला, और या तो फिर लेखक और रचना। तीसरा पॉइंट भी दूसरे पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि शब्दों का हेर फेर है, ठीक, तो इसमें शब्द इधर उधर हो जाएंगे। लिखिए तीसरा पॉइंट, खड़ी बोली गद्य के खड़ी बोली गद्य के साहित्यिक स्वरूप, इसे अंडरलाइन करिए 2 शब्द। खड़ी बोली गद्य के साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग, खड़ी बोली गद्य के साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ में किया।
अब इसमें सवाल ये बना सकता है कि खड़ी बोली गद्य के साहित्यिक स्वरूप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, या शुक्ल जी ने इसे जो है प्रथम प्रौढ़ रचना माना। तो इसमें 3 सवाल कंफर्म मतलब बन सकते हैं, एक रचना लेखक का, एक डेट का, दूसरा शुक्ल जी का कथन और तीसरा साहित्यिक स्वरूप। उसके बाद राम प्रसाद निरंजनी से कुछ बनने की गुंजाइश। अगले लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल रवि आज लेट में आया हूँ। लेट आए हो, भूल गए। हाँ, रचना में लिखिए सुख सागर, सुरासुर निर्णय, सुख सागर, सुरासुर निर्णय, मुंतक बुत्त वारीख, सुरासुर निर्णय का दूसरा नाम है। मुंतक बुत्त वारीख। कंफर्म है? ये अलग रचना जो है। अब हमने बताया है ना, पुराना नियम याद रखो, तभी बदलाव होगा हमारे उसमें क्रियाकलाप में। ग्रुप पे आप भेज दीजिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, तो हम देखें उस पर। अभी मेरे पास जो है वो इनकी 3 ही रचनाएं हैं। सुख सागर जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सुरासुर निर्णय और मुंतक बुत्त वारीख। ठीक, अब हम एक 4-5 पॉइंट है छोटे छोटे, इनसे जहां सवाल बन सकते हैं। सामान्य सवाल तो लेखक और रचना तक ही रहते हैं, उसके अंदर हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, मुंशी सदा सुखलाल को मुंशी सदा सुखलाल को आधुनिक गद्य का प्रवर्तन करने वाले, ये सवाल बड़ा अच्छा है। मुंशी सदा सुखलाल को आधुनिक गद्य का प्रवर्तन करने वाले प्रारंभिक लेखकों में मतलब शुक्ल अभी आ रहा है, तो प्रारंभिक का मतलब उन चारों की बात हो रही है। मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिस्र, इन चारों की बात हो रही है। प्रारंभिक लेखकों में शुक्ल जी ने विशेष स्थान दिया है। शुक्ल जी ने विशेष स्थान दिया है। दूसरा पॉइंट, इनकी भाषा में पंडिताऊपन था। इनकी भाषा में पंडिताऊपन था। तीसरा छोटा सा पॉइंट है, मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के निवासी थे। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के निवासी थे। अगला पॉइंट, 1852 ईस्वी में इन्होंने 1852 ईस्वी में इन्होंने आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक पत्र निकाला था।
1852 ईस्वी में इन्होंने आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक पत्र निकाला था। 2 पॉइंट और हैं छोटे छोटे। उसमें से एक बड़ा अच्छा है, यही लिखिए, मुंतख बुत तवारीख में, मुंतख बुत तवारीख में इनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास मालूम होता है। इनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास मालूम होता है। और अंतिम पॉइंट है, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गए। मुंतख बुत तवारीख में इनके जीवन का संक्षिप्त इतिहास मालूम होता है। अंतिम पॉइंट है, रस्मों रिवाज भाखा का, रस्मों रिवाज भाखा है, मतलब भाषा नहीं, भाखा, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। हम एक चीज और अभी लिखवाएंगे, अभी बता भी दे रहे हैं कि जिस सीरियल में हम लिख रहे हैं वही सीरियल इन लोगों को मिलाने के भी आ जाए तो याद रखिए, काल क्रम से भी अगर आएगा, सबसे पहले मुंशी सदा सुखलाल, फिर इंशाअल्लाह खां, फिर लल्लू लाल, फिर सदल, काल क्रम भी यही है। सीरियल भी मैंने इसीलिए रखा है। सबसे ऊपर तो राम प्रसाद, राम प्रसाद उनके ऊपर हैं तो राम प्रसाद उनके ऊपर ही जाएंगे, परेशान ना हो। जब आदमी कुछ लिखता है तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ रहता जरूर है। नहीं, आप नाम उनका नहीं लिया, उनके ऊपर कई लोग हैं, उनका नाम नहीं लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। लिखने के पहले आदमी जो है, हम नाटक का नोट्स बना रहे थे तो हम लिखने के पहले 1000 बार सोचे कि तुम क्या मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने रामचंद्र तिवारी किताब खोली, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी खोल के बैठा और मैं ये खुद देख देख के उसमें लिख रहा हूँ पेज संख्या सहित कि तुम कितने सवाल मुझसे कर सकते हो। ठीक है, इतना आसान नहीं है कभी। चलिए, तो इन चारों में सीरियल जब भी आएगा तो आप अपने दिमाग में ये रखिए। और दूसरी चीज ये रखिए कि इन चारों में अगर बाद में जो साहित्य, जैसे इन चारों में सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत कौन रहा बाद के गद्य के लिए, तो शुक्ल जी के अनुसार कौन थे? मुंशी। ठीक, चलिए अगले लिखते हैं इंशाअल्लाह। पंडिताऊपन का मतलब एक तरह से आप ये जो कथा भागवत कहावत होती है, जब कथा भागवत की शैली का गद्य लिखा जाने लगे कि उस गद्य को हम, जैसे इनको आप पढ़ेंगे तो इनका जो गद्य है वो जो शुक्ल जी ने लिखा है ना कि बहुत चमकीला है, बहुत ठीक, तो इनके में तुकांत बहुत है। इनका गद्य भी कैसा है? पद्य के जैसा। मतलब इनके गद्य में भी जहां वाक्य खत्म होता है क्या होता है? तुकांत होता है, तुक मिलाया जाता है गद्य में। तो पंडिताऊपन कहने का मतलब इनके गद्य की जो शैली थी, कथन जो कहने का ढंग था, वो कथा भागवत के ढंग का। संस्कृत का प्रभाव रहा, उसमें संस्कृत का प्रभाव तो आपके उस पर निर्भर करता है कि आपका अध्ययन किस क्षेत्र में था। जैसे एक व्यक्ति संस्कृत से एमए कर ले, हिंदी से एमए कर ले, तो 100% उसकी भाषा पे
संस्कृत का प्रभाव हो जाएगा। अंग्रेजी से एमए कर ले, पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये लेखक होने के साथ साथ कर्मकांडी पंडित भी रहे होंगे, ताकि इनके जो कर्मकांड विधि विधान के जो पूजा के शैली है कहने का, वो भी वही हो जाती है। वकील आदमी रहेगा तो वो जीवन में भी बहुत खुरापेची हो जाएगी, क्योंकि स्वभाव उसका जो है, जो पेशा है, पेशे को प्रभाव आदमी के हाव भाव और भाषा शैली पर पड़ जाता है। चलिए, भाखा का दुनिया से उठ गया। दुनिया से उठ गया का मतलब ये है कि आज भी हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि तुम लोग सब नष्ट कर दे रहे हो, मिट्टी कर दे रहे हो, कुछ नहीं बचा रहे हो। तो इनको भी लग रहा होगा कि जो भाखा का जो कथा भागवत पुराण जो जिसकी पूजा नहीं हो रही, जिसकी जो उनके अनुसार प्रचलन में नहीं चल रहा है, वो क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे। बड़ा अच्छा निबंध है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, क्या लिखूं। उसमें उन्होंने लिखा है, बड़ी अच्छी लाइन है कि वर्तमान से जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है वो भी असंतुष्ट रहती है, और जो युवा पीढ़ी है वो भी असंतुष्ट रहती है। जो बुजुर्ग है वो अपने अतीत को वर्तमान में खींच लाना चाहता है, अर्थात मेरा समय तो ऐसा था, मेरे जमाने में तो ऐसा था, मेरे जमाने में वैसा। और जो युवा है वो भविष्य को वर्तमान में खींच लाना चाहता है, मेरा समय आएगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जो चल रहा होता है उससे ना वो संतुष्ट होता है और ना तो यही समस्या है। जो मेरे हाथ में है उसका आनंद लेने के बजाय जो हाथ में नहीं है उसके पीछे दादा भी भागते हैं और हम लोग भी भागते हैं। जो नहीं है, जो है उसे सुंदर बनाने के पीछे कोई नहीं भागता। मेरे पास 5 रुपए हैं तो हम 5 की ही योजना बनाए ना, 50 वाले के पीछे क्यों भागे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी निबंध है, पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा इस चीज को, इस खास करके इस पक्ष को। चलिए लिखते हैं। इंशाअल्लाह खां 1756 से 1817। से 1817 रचना में रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र। 1817 रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र, ये दोनों पूछा गया है। कई बार रानी केतकी की कहानी हटा के सीधे उदयभान चरित्र रख दिया है। एक ही जब या लिखवा रहे हैं तो फिर या का मतलब क्या हुआ? चाहे हम रानी केतकी की कहानी कहें, चाहे उदयभान। पॉइंट लिखते हैं हम लोग, 4-5 तो है। पहला पॉइंट लिखिए, अच्छा पॉइंट है। खड़ी बोली गद्य साहित्य में, रामचंद्र तिवारी की किताब से है। खड़ी बोली गद्य साहित्य में सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमय, खड़ी बोली गद्य साहित्य में सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात, प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात इंसा की इसी रचना से होता है। इंसा की इसी रचना से होता है। खड़ी बोली गद्य साहित्य में सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात इंसा की इसी रचना से होता है। अगला पॉइंट, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह एक हास्य प्रधान कहानी है।
इसकी रचना लखनऊ में हुई थी। इसकी रचना लखनऊ में हुई थी। दोनों 2 पॉइंट हैं। अगला पॉइंट, आरंभिक चारों गद्य लेखकों में इंसा की भाषा सर्वाधिक चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है। आरंभिक चारों गद्य लेखकों में इंसा की भाषा सर्वाधिक चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है। इसके पीछे की भाषा में क्या था? पंडिताऊपन। इनकी भाषा में क्या निकल के आया? चटकीली, मटकीली। अभी आप परेशान न होइए, हम 6 लोगों की भाषा इकट्ठा कर लेंगे। मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खान, लल्लूलाल, सदर मिश्र, उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद, सब की भाषा की विशेषता इकट्ठा लिख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट थोड़ा मजेदार पॉइंट है, लिखिए। यह सही है कि उक्त कहानी मसनवी शैली पर लिखी गई है। यह सही है कि उक्त कहानी मसनवी शैली पर लिखी गई है। डैश करके 2 लाइनें इनकी लिखनी है। डैश करके इनकी 2 लाइनें लिखनी है। बड़ी अच्छी लाइनें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी। लिखिए, कमर बांधे हुए चलने को, कमर बांधे हुए चलने को यों सब यार बैठे हैं। कमर बांधे हुए चलने को यों सब यार बैठे हैं। एक लाइन खत्म हो गई। दूसरी, बहुत आगे गए, बहुत आगे गए, कॉमा लगाइए। जो बाकी